नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज दिल्ली में पूरे दिन प्रोफेसर रितु के धरने को लेकर के गहमा गहमी बनी रही। सुबह 6 बजे प्रोफेसर रितु के धरने को पुलिस ने अनन फनन में हटा दिया। जो लोग वहां पर रात में ठहरे हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया और सारे सामान को ट्रक में भर के कहाँ ले जाएगा किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। और प्रोटेस्ट को हटाने से पहले रितु को कोई नोटिस नहीं दिया गया। दिन भर प्रोफेसर रितु और उनके समर्थक 8 फैकल्टी के 4 नंबर गेट के सामने बैठे रहे धरने पर। धारा 144 पुलिस ने लगाई और उसके बाद में खींच करके पुलिस जो है वो प्रोफेसर रितु और उनके समर्थकों को ले गई। कहाँ ले गई अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं। दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला कानूनी क्या पेचीदियां हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर जो रितु की एक आवाज़ उठी थी वो किस प्रकार से देखते। तो मैं रतनलाल साहब से लेता हूँ पहले से बात। सर, कैसे देखते हैं प्रोफेसर रितु की गिरफ्तारी रात के अंधेरे में? चाहे तो सरकार ने पहलवान बेटियों को खदेड़ा हो, उसके बाद में ये दूसरा मामला हो, अन्य और कई मामले, लेकिन रितु का वर्तमान मामला है, किस प्रकार देखते हो? अब उसमें मुझे क्या देखना है, वो हम तो देख ही रहे हैं, हम तो कैंपस में ही रहते हैं। वो देखना तो भारत के पूरे आवाम को है, नागरिक को है और दुनिया को इसलिए भी देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं विदेश में तो कहते हैं कि हम युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आए हैं, है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये कौन सा बुद्ध की धरती पे कौन सा कानून चल रहा है? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी किलिंग हो रही है? इस पे तो पूरा बौद्धिक और आम जनता के बीच विमर्श होना चाहिए। कानूनी पक्ष क्या है ये तो वकील साहब बलराज मलिक साहब हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई अचंभा नहीं हो रहा है। अचंभा इसलिए नहीं हो रहा है कि साफ साफ है ये मनुस्मृति का राज है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी समझिए कि प्रधानमंत्री जी के घर से और होम मिनिस्टर के घर से महज कितना 10-12 किलोमीटर पे है, अधिकतम 15 किलोमीटर मान लीजिए। और वहाँ 2 तरह का कानून लागू है। यहाँ पे यहीं से मुझे दिल्ली पुलिस पिछले साल गिरफ्तार करके ले गई थी और वो भी फ्रिवलस ग्राउंड पे, उसका कोई वजूद नहीं है उस केस का, है ना। मुझे डिटेन किया, मुझे कोर्ट में पेश होना पड़ा, कोर्ट से बेल लेना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने जो पूरा कारनामा किया मेरे केस में, उसकी वजह से मेरा करियर दांव पे है। मुझे लेक्चर देने अगर विदेश जाना होता है तो मुझे दांव पे लगा के रुकवा दिया जाता है और प्रमोशन भी जो है ना रुक गया उस वजह से। FIR जिसका कोई मायने नहीं है, चार्जशीट भी नहीं है मेरे अगेंस्ट, कुछ भी नहीं है। दिल्ली पुलिस खुद ही कोर्ट में कह रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं। और यहीं पे यहाँ से 500 मीटर दूर सविता रॉय है जिसके ऊपर संगीन आरोप है, आरोप नहीं चार्जशीट हो चुका है ना, FIR चार्जशीट सब कुछ हो चुका है। उसमें संगीन जो है धाराएं लगी हैं एट्रोसिटीज एक्ट के 420 के तमाम। और रजिस्ट्रार इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार, उनके ऊपर भी FIR हैं। उसके बावजूद सविता रॉय का सोशल मीडिया हमने देखा है, फेसबुक पे वो अमेरिका में घूम रहे हैं, सिएटल में घूम रहे हैं और हम लोग नजरबंद हो रहे हैं। वहाँ पे गिरफ्तारी किसी की हो रही है, किसी को नौकरी से हटाया जा रहा है। और शांतिपूर्ण तरीके से अगर रितु सिंह धरने पे बैठी हुई थी 28 अगस्त जहाँ तक मुझे याद है, 136 डे कंप्लीट हो 136 डेज, तो अचानक पुलिस को ऐसा क्या हाजमा में दिक्कत हो गया कि आज सुबह आके और जब लोग सो रहे थे और रितु सिंह वहाँ फ्रेश होने गई थी, पूरा मतलब इस तरह से एकदम बदमाशों की तरह आके पूरा सामान उठा लिया, पूरा सब कुछ उठा लिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ से डिटेन किया। कहाँ ले गया नहीं ले गया कुछ पता नहीं, रितु सिंह का सामान कहाँ गया नहीं गया कुछ नहीं पता है। और अभी शाम में जो अभी पता लगा, आप ही लोग से पता लगा कि रितु सिंह को भी वहां से उठा लिया गिरफ्तार। अब दिल्ली पुलिस बताए कि आखिर ये दोनों जगह जो कानून चल रहा है संविधान की कौन सी धारा में है, ये वकील साहब से भी पूछेंगे, ठीक है जी। और मैं ये कहता हूँ, आज ये कहना भी चाह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस हो चाहे मंत्री हो, कानून से परे कोई नहीं है। ये लंबी लड़ाई है, मुकदमे दिल्ली पुलिस पे भी होते हैं। अगर दिल्ली पुलिस क्रिमिनल की तरह व्यवहार करेगी, अगर संविधान को धज्जियां उड़ाएंगी तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी मुकदमे होंगे। आज जो हुआ मुझे अप्रत्याशित, मुझे बहुत अजूबा इसलिए नहीं लग रहा है कि पूरा RSS कंट्रोल है। RSS बीजेपी को लगता है कि हमने इस देश में कब्जा कर लिया, कि हम जो चाहेंगे वही चलाएंगे। इस 500 मीटर में पूरे देश दुनिया देख रहा है भाई, उसको गलत तरीके से निकाला गया, सब कुछ प्रूव हो चुका है, कोर्ट में है, उसको कोई सुनवाई तक नहीं हुई। हम भी तो 5-10 चिट्ठी लिख चुके होंगे वाइस चांसलर को, कोई सुनवाई नहीं होती है।
और इनको तो एकदम छींक भी आ जाए ना, तो छींक भी आ जाए तो तुरंत पुलिस प्रशासन सब एक्शन में आता है। तुरंत पुलिस तो बाबा साहब का जो ड्रीम था एक समतामूलक भारत बनाने का, इस सरकार जो है ना, ये सब छोटे मोटे प्यादे हैं, दिल्ली पुलिस और ये वाइस चांसलर वगैरह, इसकी असली जो ताकत है ना, नाभि कहाँ पे है? वो आरएसएस और सरकार में है, बीजेपी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी अरे बचाओ। दिल्ली पुलिस ऑफिसर सब साइड में कहता है कि हम लोग क्या करें सर, हम लोग क्या करें सर, प्रेशर है प्रेशर है। अरे यार प्रेशर है तो छुट्टी लेके घर जाओ। प्रेशर में थोड़ी है कि कोई मिनिस्टर बोल दे कि बलराज मलिक साहब है, उनको पकड़ के गले में फांसी में चढ़ा दोगे? छुट्टी ले लो, रिजाइन करो। ले लो। प्रोफेसर तल्लाल का कहना है, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं बलराज मलिक साहब। मलिक साहब, संवैधानिक राइट्स हैं, अपने हक के लिए लड़ना, हक हकूक के लिए लड़ना, आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना। जी, आपको लगता है कि रीतू की जो गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का हनन है? बिल्कुल 100% फंडामेंटल राइट का हनन है। ये राइट टू एक्सप्रेशन में आता है, धरना देना और आराम से बैठना। और धारा 44 का जो बहाना बनाते हैं, ये अंग्रेजों की तरह से लोगों को दबाने में यूज कर रहे हैं। धारा 44 की स्पेशल कंडीशन ये है कि किसी के बैठने से, लोग इकट्ठा होने से शांति भंग होती है। शांति भंग होती है तो उसका कुछ कारण होना चाहिए, शांति भंग दिखाई देनी चाहिए। देयर मस्ट बी वैलिड एविडेंस रिगार्डिंग दिस, सबूत होना चाहिए। कोई बैठ के सरकार का तोता बन के या सरकार का कोई कर्मचारी अफसर किसी मंत्री संतरी से, अरे गरे नथु प्यारे से डर के, और वो इमीडिएटली अपनी नौकरी अपनी पोस्टिंग के चक्कर में धारा 44 जहाँ वो बॉस कहता है वहाँ लगा देता है। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आल्सो। ऐसे लोगों को जो ये अंग्रेजों की तरह से धारा 44 का मिसयूज, लोगों को धरने से उठाना, इस देश में सबसे बड़ी कमी आज जो दिखाई दे रही है, इस देश की न्यायपालिका का कमजोर होना, और खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कमजोर होना। वरना हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि जवाबदेही का कहाँ है, आदमी कहाँ जाएगा सरकार से प्रताड़ित होके? कोर्ट के सामने जाएगा। इसका मतलब कोई आदमी जब ये कहता है ना, कोई गुंडा भी किसी को कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, और वो गुंडा ये कहे जा जहाँ जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो इस तरह के हालात हैं देश में। और अदरवाइज तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को भी उसमें रीजन लिखना होता है, कैसे धारा 44 लगाई, किस वजह से लगाए, उसका सबूत भी होना चाहिए। वैसे नहीं, लोगों का फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन जो है, और इन कोर्टों की भी नाकामयाबी आज तक, इस देश में कितनी बार इस देश के नागरिकों को जलील करके शासन के नाम पे, सत्ता के नाम पे निरंकुश ताकतें लगातार बेइज्जत करती आई हैं और अभी भी कर रही हैं। खिलाड़ियों के वक्त भी ऐसा ही हुआ, और अब प्रोफेसर रीतू के साथ पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हो रहा। तो अंदाजा लगाओ, मजदूर किसान आम आदमी जो इस देश का है, उसको पुलिस कैसे खदेड़ खदेड़ के पीट रही है। एक सवाल यहाँ पे निकल करके आता है सर, आज दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर एक बैनर लगाया कि 26/12/2023 से यहाँ धारा 144 लगी हुई है। जबकि आज उस 26/12 को लेकर के आज 9 तारीख में खड़े हैं, लगभग 15 दिन हो गए, ना कोई नोटिस दिया है ना कुछ दिया है, और सीधा उठा करके सामान ले जाना, गिरफ्तार कर लेना। इससे ये लगता है कि संविधान की पालना नहीं हो रही। जिसने भी ये सेक्शन लगाई है उसने भी गैर कानूनी लगाई है, जिसने भी इसको फॉलो किया उसने भी गैर कानूनी फॉलो किया। ये सारे के सारे लोग सरकारी काम काज के चक्कर में असंवैधानिक काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं बल्कि जनता के साथ। और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अब सामने आना पड़ेगा, और लीगल फील्ड के लोगों को भी सामने आना पड़ेगा कि इस पे अब गाइडलाइन होनी चाहिए। ये देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते लोग, बार बार कभी किसी प्रोफेसर की, कभी किसी खिलाड़ियों की, कभी महिलाओं की, कभी गरीबों की, कभी अपंग लोगों की, कभी किसी और को, कभी गरीबों को छुपाओ भाई, इनको नीचे कोई G20 देश की इज्जत बढ़ रही है। ये नॉनसेंस, ये किसी के बाप का देश है क्या? ये नॉनसेंस कब तक चलेगी? ये बर्दाश्त से बाहर हैं बातें। अब इस देश में गाइडलाइन की जरूरत है। हो सकता है कोई और लोग आगे नहीं आएंगे, अपन लोग भी उसमें आगे आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने कम से कम गाइडलाइन हो फ्यूचर में, कौन बदमाश इसको और किस तरह से लगा सकता है धारा 44। और ये धारा 44 लगाने का कार्यक्रम बिल्कुल प्रो पीपल होना चाहिए। आफ्टर डेमोक्रेसी 47 के बाद संविधान का राज्य है, सब कुछ लोगों को ध्यान में रख के होना चाहिए, न कि किसी पुलिस को, न कि किसी मंत्री संतरी को। किसी को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ देश के लोग और देश के लोगों की मान सम्मान को ध्यान में रख के धारा 44 कैसे लगाई जाए, और धारा 44 लोग धरने पे कैसे बैठे रह सकते हैं, उनका राइट कहाँ तक है। उनको अचानक रात को किसी को उठाना, किसी को जल्दी सवेरे सवेरे उठा देना और उनके तंबू और इस तरह उखाड़ के ले जाना उनकी प्रॉपर्टी को, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज इलीगल। और यह असंवैधानिक का ये अपराध है, और इस अपराध में मंत्री संतरी इस देश के, और इस अपराध में IAS
आईपीएस इस तरह के लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं बड़ी पावर को, और छोटे मातहत कर्मचारियों से ये काम करवाते हैं, और वो बंधुआ मजदूरों की तरह इसको फॉलो करते हैं। दैट नॉनसेंस इज हैपनिंग इन द कंट्री, और इस पर गाइडलाइन की बहुत जरूरत है, और इस पर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। आपका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर जो है वो करना चाहिए वर्तमान हालातों में। ड्यूटी है, करना क्या चाहिए। हाँ। किसी की मर्जी चलेगी, थोड़ा तनख्वाह लेनी है, जज रहना है तो नौकरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जज होने से इतनी सुरक्षा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, तो आप देश के मालिक थोड़ा हो गए। यू आर बाउंड टू प्रोटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अनुरूप काम हो, ये देखना है। दिन रात आप लोगों के कान खुले हैं, सोशल मीडिया को आप देख रहे हैं, मीडिया को देख रहे हैं, आपको पता नहीं क्या सो मोटो क्या एक्शन लोगे। जब कोई मंत्री संतरी उसके खिलाफ एक्शन हो, या बड़े चैनल के किसी उसके एमडी के खिलाफ हो, तब लोग रात को कोर्ट चला के जब जमानत दोगे लोगों को। आम लोग, गरीब लोग इस देश में जेलों में पड़े हैं, जेलों में भेजा जा रहा है, और विपक्ष के लोगों को जमानत नहीं दी जा रही। हो सकता है लोग अब आगे ऐसा ना हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन होना शुरू हो जाए इस देश में। ऐसे हालात हो रहे हैं देश में, ऐसे हालात हो रहे हैं देश में। आप बलराज मलिक हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। और फिर में एक सवाल प्रोफेसर तल्लाल साहब, सवाल वही खड़ा होता है कि क्या बहुजन समाज के लोगों के, जिनकी आवाज़ आप उठाते रहते हैं अम्बेडकर नामा के माध्यम से जगह जगह जा करके, क्या करना चाहिए इस देश के अंदर ताकि उनके जो हकूक़ हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सुरक्षित रह सकें? तुम कत्ल भी करते हो तो हंगामा नहीं होता, और हम भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप तो खुद कवि हैं, मैं आपके क्षेत्र में इंटरफेयर कर रहा हूं। ये तो सीधा और सीधा बाबा साहब ने कहा था कि देश का इतिहास जो है ना ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच संघर्ष है, और कुछ नहीं है। मनुस्मृति संविधान की लड़ाई है, उसमें कुछ नहीं है। आरएसएस कभी संविधान में मानती नहीं थी, उसका पॉलिटिकल आउटफिट बीजेपी है, मानेगी नहीं। ये तो साफ अब ग्लोबल वर्ल्ड में दिख रहा है कि कुछ नहीं है। सीधा और सीधा लोगों को आना चाहिए, संवैधानिक तरीके से सड़क पे आंदोलन करना चाहिए। बीजेपी हराओ अभियान, ईवीएम हटाओ, बीजेपी हराओ। उसकी जो तोते की जान कहाँ पे, उसी ईवीएम में घुसी हुई है। आता हूँ ऋतु वाले पॉइंट पे। 144 आपने लगाया, तो विश्वविद्यालय क्या यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है? कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था 136 दिन से? इतने दिन से हम लोग आ भी जा भी रहे हैं वहां पर, तो वहां पे तो अब तक नहीं दिखा पोस्टर, और आप कह रहे हैं कि 26/12 से लगा हुआ है। तो आप पोस्टर जब मर्जी है बनवा के ले आओ, आप एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है एसएचओ। और वकील साहब इसमें टेक्निकल बात बताएंगे कि अब तक नहीं था। मान लिया कि वहां पे लगा था, आपने 26 को लगाया था, तो अब तक आपने बैठने क्यों दिया, आज क्यों उठाया? कोई नोटिस हुआ? तो ये सीधा और सीधा दादागिरी है, धांधली है। और ये मत समझना कि इसमें हम हैं या ऋतु हैं या कोई भी है। ये आज मेरी नंबर है, कल आपका नंबर होगा। जब जज लोया, हाँ जज लोया बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, उनको भी नहीं बख्शा इसलिए गया। बोलना जरूर है, बोलना जरूरी है जी। अभी एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो मतलब रोड पर निकलना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। तो ऋतु भी तो वही कर रही थी, संवैधानिक तरीके से कर रही थी, 136 दिन से बैठी थी, किसी को बदतमीज नहीं बोल रही थी, पुलिस प्रशासन को पूरा सपोर्ट कर रही थी। उसके बावजूद ही पुलिस को क्या जरूरत पड़ गई कि उसको खदेड़ना पड़ा? देखिए, पुलिस के बहुत सारे लोग संविधान के अनुसार चलना चाहते हैं, मगर जो मानवीय आचरण के लोग मंत्री संतरी बने बैठे देश में या बन जाते हैं, वो एक ऐसा चोर दरवाजा है, कोई भी गुंडा मवाली भी वहां जा सकता है, बैठ सकता है। कोई भी गुंडा मवाली सीएम और पीएम तक भी पहुंच सकता है देश में, क्योंकि रास्ता ऐसा है, उस पर आप नहीं रोक सकते। मगर मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूं और सारे कर्मचारियों को, देश को आह्वान करते हैं हम कि संविधान के अनुसार आप लोग अपनी आत्मा को, अपने कॉन्शियस को जिंदा रखिए, और इन लोगों को फॉलो मत करिए, गलत इनके आदेशों को। और जहां पर आपकी नौकरी का भी खतरा हो तो इस तरह से टाल मटोल करिए इसको, जैसे मदारी अपने बंदरों को कंट्रोल में रखता है, इस तरह रखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं हम कि अब जैसे प्रोफेसर ऋतु को ये लोग गिरफ्तार करके लेके, अब तो कोई जानकारी नहीं कहाँ है, क्या आगे क्या हो सकता है इसमें कानूनी तरीके से? कानूनी तरीके से क्या होगा, उसको भी 2-4 घंटे में छोड़ देंगे इधर उधर करके, और उनको ये लगेगा कि भाई ये दोबारा धरने पे बैठ सकती है, और काफी इस तरह का कोई भय लोगों को होगा, और या इस धरने को अब मास फॉलो कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करेंगे तो कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा ना, करना होगा 24 घंटे के अंदर, वो तो करना होगा, और इसलिए कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी धारा वारा लगा के चलेंगे फिर प्रेशर में रखने के लिए, डराने के लिए। तो ये सारा का सारा बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसलिए भी हो रहा है। मुझे तो अब ये लगता था, काफ़ी लोगों में अब ये बात थी कि प्रोफेसर ऋतु के साथ ऐसा हो रहा है
कि कहीं ऊपर से इलेक्शन भी आ रहे हैं और लोगों को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है। कौन से प्राण प्रतिष्ठा, जहाँ इससे क्या डिस्टर्बेंस लोगों के प्राण निकालने पे लगे हुए हैं, जिनके अंदर प्राण है उनके तो प्राण निकालने पे लगे हुए हैं, मूर्ति पत्थर में प्राण डाल रहे हैं। ये ढोंग बंद हो जाना चाहिए था। चैप्टर 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, ये ढोंग बंद हो जाना चाहिए था। ये आस्था नहीं है। आस्था की चारदीवारी वहां तक है जहां तक लॉजिक और एविडेंस सामने नहीं खड़ा। जहां लॉजिक और एविडेंस सामने है वहां आस्था को चुप और गूंगा रहना पड़ता है। आस्था सिर पे नहीं बैठ सकती। आस्था की फ्रीडम इंडिविजुअल की है। आस्था के नाम पे देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये खाली धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं देश है, ऐसे देश में ये है कि लोग अपनी आस्था को माने, मगर ये नहीं है कि स्टेट किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा लगाए देश की जनता का या वो जाए। इस देश का प्राइम मिनिस्टर को छुट्टी लेके जाना चाहिए। इस देश के प्राइम मिनिस्टर को सरकारी जहाज नहीं मुहैया कराना चाहिए। जाओ हनुमान का मंदिर बनाओ, हनुमान का मंदिर कराओ, अगर राम का मंदिर बनाओ। डॉक्टर साहब क्या अपील करना चाहोगे वर्तमान हालात? कुछ नहीं, देखिए ये सब आप घटना को अलग अलग सेगमेंट में मत देखिए। चाहे पहलवानों का घटना हो, चाहे मेरा हो, चाहे ऋतु का हो, चाहे देश भर में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ठीक है, ये सबके जड़ में जो है ना राज सत्ता इनके कंट्रोल में है ना, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल में। और वो आ रहा है ईवीएम से आ रहा है, ईवीएम की लीला है। इनको चुनाव में हराओ, इनको बाहर करो। ये पुष्पमित्र सिंह के बाद पहली बार ये हुकूमत में आए हैं फुल मेजोरिटी में, तो ये चाहते हैं कि जिसको मर्जी है उसको दबा लेंगे, सब डर जाएगा। क्यों डरेगा? इसलिए इसको हराना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वाइस चांसलर, मुझे याद है जब मंडल कमीशन आया था तो वहाँ पे उपेंद्र बख्शी शायद थे वाइस चांसलर यहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर का आया कि भाई हॉस्टल बंद करना। उन्होंने हॉस्टल बंद नहीं किया था। वाइस चांसलर की ये मर्यादा होती है कि प्राइम मिनिस्टर से भी आमने सामने बात कर सकता है। आज के वाइस चांसलर तो ऐसा लगता है कि संघ की शाखा में ट्रेंड होके आए हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब जब मोदी जी यहाँ आए थे तो उनका भाषण सुन लीजिए, स्तुति गान कर रहे हैं, प्रशस्ति गा रहे हैं। तो वो सीधा और सीधा एकेडमिक अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे ना। अब सब मैं तो बार बार कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ सबका मेरिट मार्कशीट चेक कर लो, सबका फोन चेक कर लो, पता लग जाएगा कितने चोरी चकारी कुंजी लिख के बने हैं प्रोफेसर प्रिंसिपल, ये भी पता लग जाएगा। तो ये सीधा और सीधा ये एक तरह से संविधान और मनुस्मृति के बीच में धर्म युद्ध है। और इसमें इस देश के, देखिए अब तो खैर हम लोग जो बात कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं और प्रोफेसर चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं, और सीधा सीधा लकीर खींच चुकी है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना चाहिए। और 24 में अगर आ जाएंगे ना तो चुनाव भी नहीं होगा, ना संविधान रहेगा, ना कुछ रहेगा। इसलिए ये सब ऋतु, रतनलाल, लक्ष्मण यादव, ये सब घटना नहीं, संकेत है, समझिए, बीमारी का संकेत है। मेरे साथ दो खास मेहमान थे, प्रोफेसर रतनलाल साहब और बलराज मलिक साहब, सीनियर लॉयर हैं और प्रोफेसर साहब के बारे में तमाम लोग जानते हैं। बातचीत करने का मतलब यही था कि जिस प्रकार का घटनाक्रम आज पूरे दिन देखने को प्रोफेसर ऋतु के आंदोलन को लेकर के रहा, उसको लेकर के सरकार खौफ में थी या सरकार के पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव था, जो अनन फनन में प्रोफेसर ऋतु के आंदोलन को हटाया गया और प्रोफेसर ऋतु को गिरफ्तार किया। आप लोगों को क्या इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।